नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो चीज़ों का शुरू में उल्लेख करूंगा, उसके बाद मूल विषय पर आऊंगा जो मुझे आज बात कहनी है। मैंने कल अपने एक वीडियो में इस बात की चर्चा की थी कि कहीं मोदी जी का एक बड़ा-सा पोस्टर बैनर लगा हुआ था, एप्स्टीन का उस पोस्टर बैनर पर चित्र छपा हुआ था, हरदीप पुरी का छपा हुआ था और वहाँ पर कुछ लड़के बैठाए गए थे। एक महिला रिपोर्टर उनसे पूछ रही थी कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं? एप्स्टीन फाइल के बारे में आप क्या जानते हैं? और मोदी जी का एप्स्टीन से कोई लिंक है क्या आप जानते हैं या आपको ये कुछ बताया गया है? उन लड़कों का कहना ये था कि साहब हमें जानकारी नहीं है और अगर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो हो सकता है आजकल तो वीडियो के साथ और तस्वीरों के साथ बड़ी छेड़छाड़ होती है, इस तरह की टिप्पणी वो कर रहे थे। फिर पूछा गया, "आप कांग्रेस के वर्कर हैं क्या?" उनमें से एक लड़के ने कहा कि मैं तो योगी का प्रशंसक हूँ, मुझे तो योगी अच्छे लगते हैं, मैं उनका फैन हूँ। दूसरे लड़के ने कहा कि हम कांग्रेस के वर्कर नहीं हैं, हमें तो यहाँ लाया गया है, मैनेज करके लाया गया है। और वो खुद ही बताता है कि 300 रुपया मिले हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के पास अब दिल्ली में ऐसे भी समर्पित कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, जो इनकी किसी कॉल पर या किसी प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पहुँच जाएँ कि भई चलो 2 घंटे बैठना है, 4 घंटे बैठना है या दिन भर बैठना है। यानी कांग्रेस के लिए कोई अपना काम भी छोड़ कर के आने को तैयार नहीं है। और पिछले अगर 6 चुनाव हम देखें, 3 विधानसभा के और 3 लोकसभा के, तो हमें पता चलता है कि कांग्रेस की क्या गति हो गई है दिल्ली में। एक भी सीट इन 6 चुनाव में दिल्ली में उसको नहीं मिली है। लेकिन क्या ये स्थिति दिल्ली तक सीमित है? क्योंकि पिछले जो 5 राज्यों के चुनाव थे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, उससे पहले एक माहौल बनाने के लिए कथित किसान संगठनों को इकट्ठा किया गया था और उस समय आपको याद होगा ये चढ़ूनी, ये राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव और पंजाब के जो वामपंथी संगठनों से जुड़े हुए किसानों के अलग-अलग मोर्चे हैं, उन सबको इकट्ठा किया गया था। ये दावा किया गया था कि ये किसानों की 32 जत्थेबंदियां हैं, जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं दिल्ली में। और वो आंदोलन कितने समय चला था? 13 महीने तक। चूँकि 22 का चुनाव आ रहा था, सिर पर था, तो मोदी जी थोड़ा-सा कहीं न कहीं अंदर से असुरक्षित महसूस करने लगे थे और जो बीजेपी का कुल मिलाकर के उनकी सलाहकार मंडली है, उसका भी ये मन था कि किसी भी तरीके से इनको शॉर्ट आउट करो, इनको यहाँ से हटाओ, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मीडिया में रोज़ाना वो धारावाहिक सीरियल की तरह चल रहा था। रोज़ाना अलग-अलग नेताओं के लंबे-लंबे इंटरव्यू प्रसारित हो रहे थे। तो देश और विदेश में कोई बहुत अच्छे मैसेज जा नहीं रहे थे। अच्छा, कई घटनाएँ भी हो गई थी। तो इसलिए अल्टीमेटली 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया नवंबर 2021 को। ये उसके कुछ दिन बाद यहाँ से उठ कर के चले गए। लेकिन उसके बाद एक घटना और हुई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले, करीब 1 सवा साल पहले, ये पंजाब से फिर चले और इस बार इनका नेतृत्व जो है वो पुंडीर और पंधेर वगैरह जो है वो कर रहे थे। एक पंधेर थे और एक दूसरे थे, वो जिसका बयान बड़ा वायरल हुआ था कि ये राम मंदिर के चलते मोदी की जो लोकप्रियता है वो बहुत ऊपर चली गई है और इसको अब किसी तरीके से नीचे लाना है। तो उसी बयान से एक्चुअल में जब वो वायरल हुआ तो ये पता चल गया था कि इनकी मंशा एक्चुअल में क्या है और इनके पीछे कौन हो सकते हैं।
क्योंकि अगर वो किसानों के मुद्दे लेकर के दिल्ली आना चाहते थे, जिनको खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा, तो फिर तो वो किसानों के मुद्दों की बात करते। लेकिन वो तो मोदी की लोकप्रियता नीचे लाने की बात कर रहे थे। तो उनको वहां रोका गया, उनको वहां थकाया गया, पूरी तरीके से छकाया गया। वो 1.5 साल से ज्यादा समय तक वो आंदोलन चला और बाद में वो मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी पहुंचा और किसी भी कोर्ट से इन लोगों को राहत नहीं मिली और अल्टीमेटली सख्ती के साथ इनको वहां से हटा दिया गया, तितर बितर कर दिया गया। जो दिल्ली का ये 13 महीने का आंदोलन था, इसके बाद 2022 में जब ये 5 राज्यों के चुनाव निपट गए और उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई, तो किसी चैनल के साथ इंटरव्यू में योगेंद्र यादव ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारा काम था पिच तैयार करना, उस पर बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग करने का काम अखिलेश यादव का था। वो अगर नहीं कर पाए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो परिस्थितियां हुई और एक और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, आप में से बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी कि 2022 के इलेक्शन में पंजाब में इन 32 जत्थेबंदियों में से 22 चुनाव मैदान में उतर गई थी और सबकी जमानत जब्त हो गई थी। ये चढ़ूनी ने भी किस्मत आजमाई थी और वो भी चारों खाने चित हो गया था। वैसे तो आप जानते हैं कि राकेश टिकैत ने अपने पिता के संगठन की बागडोर तो संभाल ली, लेकिन जो एक जन विश्वास होता है यानी किसानों का, वो पूरी तरीके से कभी नहीं जीत पाए और जो आम पब्लिक है उसका तो जीत ही नहीं पाए। इसके दो प्रमाण हैं। खतौली से विधानसभा का चुनाव लड़ा, केवल 9,000 वोट मिले, जमानत जब्त हो गई। अमरोहा से तो अजीत सिंह की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा लोकसभा का और वहां भी इतनी ही वोट मिली, 9,000 के आसपास ही, जमानत जब्त हो गई। तो जब भी ये लोग राजनीतिक मैदान में उतरने की कोशिश करते हैं, पब्लिक इनको रिजेक्ट कर देती है। अब आते हैं मूल सवाल पर। मूल सवाल ये है कि राहुल गांधी जिस तरीके से यूएस के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं और फिर से किसानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन के रास्ते पर झोंकने का प्लान बना रहे हैं, वो शुरू में ही एक्चुअल में उसकी हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। एक तो तब के आंदोलन, 13 महीने के आंदोलन के समय जो कृषि मंत्री थे वो मध्य प्रदेश के एक भोले भाले से भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और वो ठीक तरीके से इन लोगों को हैंडल नहीं कर पाए थे और मीडिया के जरिए भी चीजों को उतना परिष्कृत तरीके से सामने नहीं रख पाए थे। इस बार क्या हो रहा है ये हम नोट कर रहे हैं कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हो, वो डे वन से सक्रिय हैं और जो इनकी संभावित चालबाजियां हो सकती हैं एक और आंदोलन खड़ा करने की, उसको अभी से पंचर कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि जो यूएस ट्रेड डील साइन होने वाली है उसमें किसानों को, डेयरी को, सबको पूरी तरीके से संरक्षित रखा गया है। और ये 7-8 महीने की जो लंबी वार्ता चली है, 7-8 दौर की, इसकी वजह ही ये है कि जो अमेरिका एक्चुअल में हम पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे कि इन इन सेक्टर में आप दरवाजे खोल दीजिए, भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। और यही वजह थी कि जो जहां जहां संभावित मुलाकातें हो सकती थी प्रधानमंत्री की डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, वहां प्रधानमंत्री ने जाना भी अवॉइड किया। जब G7 समिट में प्रधानमंत्री कनाडा में थे तो डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, 35 मिनट बातचीत की, उन्होंने कहा कि आप वॉशिंगटन होते हुए निकल जाइए। प्रधानमंत्री ने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उससे पहले वो सीज फायर को लेकर के
काफ़ी रायता फैला चुके थे और उस समय मीडिया में ये बातें भी आ रही थी कि आसिम मुनीर को उन्होंने वाशिंगटन बुलाया है और संभवतः व्हाइट हाउस में उनके लिए लंच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री इन सब खतरों और आगे की बदनामियों से बहुत अच्छे तरीके से परिचित थे और उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया कि मैं फिर कभी आऊंगा। दूसरा मौका था सितंबर में, जब यूएन असेंबली होती है, उसमें प्रधानमंत्री जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने न्यूयॉर्क जाना भी टाल दिया क्योंकि वहां जाते, वहां के राष्ट्रपति से ना मिलते अमेरिका के, तो ये एक और कोई बहुत अच्छा जेस्चर नहीं होता। वहां जाना टाला। तीसरे, जब गाजा पीस समिट के लिए इजिप्ट बुलाया 22 देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्र प्रमुखों को डोनाल्ड ट्रंप ने, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी संदेश भेजा। उन्होंने वहां भी ना जाकर के अपने विदेश राज्य मंत्री को भेज दिया, कीर्तिवर्धन सिंह को। मलेशिया में एक समिट थी, डोनाल्ड ट्रंप वहां भी आने वाले थे, प्रधानमंत्री वहां भी नहीं गए। तो एक मुकम्मल प्रेशर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बना। वो बयानबाजी करते रहे, प्रधानमंत्री खामोश रहे। ये जो कूटनीति थी, इसकी प्रशंसा फ्रांस समेत कई देशों ने की कि जो तरीका भारत ने अपनाया है वो बिल्कुल सही है। और इस बीच कुल मिलाकर के यूरोपियन यूनियन से लेकर के 5-6 देशों से हमारा एफटीए साइन हो गया। तो एक प्रेशर बन गया डोनाल्ड ट्रंप पर। नतीजा ये हुआ कि जो वो प्रेशराइज कर रहा था कि कृषि सेक्टर खोलिए, डेयरी सेक्टर खोलिए, उससे उसने अपने आप को विड्रॉ किया और उसने सोचा कि ये तो नुकसान हमारे ऊपर ही है और चीजें महंगी हो रही हैं तो नाराजगी अमेरिका की जनता में ज्यादा बढ़ रही है। नतीजतन भारत जो चाहता था, जैसा चाहता था, वैसी डील हुई है। तो ये पचा नहीं पा रहे हैं। आप जरा याद करिए, जब ट्रेड डील के लिए टॉक्स चल रही थी तो राहुल गांधी ने, एक संसद सत्र ही चल रहा था, तो बाहर कैमरों पर कहा था कि मेरी बात याद रखना, ये झुकेंगे अमेरिका के सामने और ट्रंप के सामने और झुक करके ट्रेड डील साइन करेंगे। तो 8 महीने तक भारत और प्रधानमंत्री नहीं झुके और अल्टीमेटली एक दूसरे के सम्मान की पूरी देखभाल की गई, रक्षा की गई, उसका ख्याल रखा गया और तब डील फाइनल हुई। और जो 50% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर थोप दिया था, उन्होंने खुद अपने ट्रुथ सोशल मीडिया मंच पर आकर के ऐलान किया कि अब वो घट करके सारा टैरिफ केवल 18% भारत पर रह गया है। अच्छा, इसमें भी ये राजनीति कर रहे। इन्होंने कहा कि साहब पहले तो 3% ही टैरिफ था, ये तो अभी 6 गुना है। तो ये विदेश मंत्रालय ने भी और वाणिज्य मंत्रालय ने भी इनको टका-सा जवाब दिया कि दुनिया भर के देशों पर आज की बदली हुई परिस्थितियों में बता दीजिए किस पर 3% टैरिफ है। तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। अब ये किसी भी तरीके से रायता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को भ्रमित करना चाहते हैं कि भई आपके साथ तो मोदी जी ने विश्वासघात कर दिया। तो एक डेलीगेशन को इन्होंने बुलाया, राहुल गांधी ने, कल पार्लियामेंट में अपने दफ्तर में, और ये दावा किया गया कि ये 16-17 संगठन हैं, अलग-अलग राज्यों से संबंधित हैं। लेकिन आज ये पता नहीं किसने किया है, ये बीजेपी की आईटी सेल ने किया है या किसी और ने किया है, पर एक चित्र जारी किया गया है और उस पर डिटेल बताया गया है, एक-एक चेहरा दिखाते हुए कि साहब ये जो है इनकी किसान कांग्रेस का ये पदाधिकारी है, ये उस राज्य के उस संगठन का और कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता है। यानी मोस्टली जो जितने भी लीडर वो दिखाए गए इनके साथ बैठे हुए या बातचीत करते हुए या ज्ञापन सौंपते हुए, वो कांग्रेस के लिए ही काम करते हैं, किसान कांग्रेस के या तो पदाधिकारी हैं या उनका एफिलिएशन है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ जो सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। ये डिटेल जानकारी दे दी गई है और इसमें बताया गया है, ऊपर आप हेडिंग भी देखिए, इसमें क्या कहा गया है, राहुल मीट्स कांग्रेस वर्कर्स डिस्कस्ड एज फार्मर्स। ये, और इसमें बहुत डिटेल जानकारी दे दी गई है कि सतबीर सिंह खटाना है, तो ये
कांग्रेस के साथ कैसे इसका एफिलिएशन है। इसी तरीके से ये सुखपाल सिंह खेरा है, जो एक्चुअल में कांग्रेस का ही एमएलए है। और इसके अलावा ये बाकी के सबके नाम लिखे हुए हैं, रंजीत है, केदार है, किरणजीत है, और नीचे ये एक अखिलेश सुक्खा है, ईश्वर सिंह नैन है, इसके अलावा धर्मवीर गोयत है हरियाणा का। ये सब कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। तो आप ये समझिए कि राहुल गांधी किसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। बुला रहे हैं कांग्रेस के वर्कर्स को, किसान कांग्रेस से जुड़े हुए पदाधिकारियों को, अपने एमएलए को। और इनका मीडिया सेल क्या कह रहा है कि अलग-अलग प्रदेशों के किसान संगठनों के नेता आकर के मिले हैं। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, चढ़ूनी कहाँ है? राकेश टिकैत कहाँ है? वो बलबीर सिंह कहाँ हैं जो पंजाब से आए थे? योगेंद्र यादव कहाँ हैं? या उनके समक्ष जो जाने पहचाने चेहरे थे उस समय के आंदोलन के, कहाँ हैं वो? क्यों नहीं आ रहे हैं वो राहुल गांधी को ज्ञापन देने के लिए? वैसे राकेश टिकैत तो दिखाई दिए थे कहीं, उन्होंने किसी प्रोग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके कुछ बयानबाजी करने की कोशिश भी की थी। लेकिन जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान और पीयूष गोयल ने मोर्चा संभाला है और इनके हर आरोप का वो प्रतिवाद और खंडन कर रहे हैं और गारंटी ले रहे हैं इस बात की कि जो डील हुई है उसमें किसानों के हितों के साथ, राष्ट्र के हितों के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया गया है, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ मीडिया में एक माहौल बनाने की कोशिश है। और जो मैंने शुरू में कहा था कि प्रधानमंत्री, एप्स्टीन, हरदीप पुरी के एक बड़े से पोस्टर के साथ कुछ लड़के बैठे हुए हैं और वो बता रहे हैं कि जी हमें तो 300 रुपए की दिहाड़ी दी गई थी इसलिए हम आए हैं। तो आज हालत ये हो गई है कांग्रेस की कि उनको प्रदर्शन, धरने, आंदोलन चलाने के लिए भी लोगों को खरीदना पड़ता है, किराए पर लाना पड़ता है। और क्योंकि केंद्र सरकार बहुत क्लियर करके चल रही है इस बार, एहतियात बरत के चल रही है, तो मुझे लगता है कि ये चढ़ूनी वगैरह, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव एक्चुअल में जिनका पानी उतर चुका है, जिनकी साख लगभग धरातल पर आ चुकी है, अपने-अपने कारनामों की वजह से, वो ना इनके पास आ रहे हैं या ना ये उनको अभी साध पा रहे हैं, या अगर ये कहें और साफ शब्दों में कि सौदा उनके साथ इनका पक्का नहीं हो पा रहा है क्योंकि बड़े बड़े ऊंचे खिलाड़ी हैं और उनके उनकी कीमतें भी बहुत हाई होंगी। वो तो कह देंगे कि जी इतने दिन आंदोलन चलवाना है तो भैया इतना लगेगा, हम अपने घर से तो खर्च करेंगे नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार के इनके इस प्रयास में बहुत पेच हैं, इनको सुलझाना इनके लिए आसान नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाएँ। आप इतनी संख्या में जुटे, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।